हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही अक्टूबर महीने की शुरुआत में ये कंपनी लिस्ट हुई है बेसिकली। और ये एक कह सकते हैं एक सेपरेट विंग है एक ही कंपनी का। ईपैक ड्यूरेबल्स के नाम से आप उस कंपनी को जानते होंगे। उसकी ये एक तरीके से सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं, अलग से लिस्टेड एंटिटी है अब ये। तो ईपैक ड्यूरेबल जो है वो बेसिकली आपने देखा होगा एसीज़ और रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ों के पार्ट्स और उसका कंस्ट्रक्शन माने उसका प्रोडक्ट बनाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट बनाती है ईपैक ड्यूरेबल। उसी की एक कंपनी है, सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं इसको हम। एक तरीके से सेपरेट एंटिटी है और लिस्ट हुई है अक्टूबर महीने में। इस कंपनी का नाम है ईपैक प्रीफेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी जो है 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और इसका काम जो है वो ये बेसिकली जो है आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का काम करते हैं। बेसिकली आप देखें तो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं साइट पे, वो बेसिकली हम लोगों ने यूजुअली यही देखा है कि ईंट की दीवारें और ईंट की दीवारों के बाद एक बिल्डिंग तैयार करना, उसके बाद रूफिंग के लिए ऊपर एक शेड टाइप का दे देना, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सारे कंस्ट्रक्शंस में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और प्री इंजीनियरिंग जो बिल्डिंग होती है उसमें होता बेसिकली यही है कि कंपनियां अपने फैक्ट्रीज़ में इसका पूरा एक सेटअप बनाकर तैयार कर देती हैं। माने जैसे ग्रिल और रॉड्स और ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है बेसिकली, और उसको वहाँ वो अपनी फैक्ट्री में क्रिएट कर जिस जगह पे उनको इंस्टॉल करना है वहाँ जाके इरेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सेक्टर जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने एक और कंपनी थी MB इंजीनियरिंग्स बोलकर, उसको भी कवर किया था बेसिकली, और इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये सेकंड कंपनी होगी उसमें। MB इंजीनियरिंग्स के अभी रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो हम ज़रूर उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। ईपैक का रिज़ल्ट भी आया है और इन्होंने अक्टूबर में अपना IPO लाए थे। तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, कंपनी अलग तरीके का काम कर रही है। उसका कॉल भी था, मैंने उसको भी अटेंड किया बेसिकली। तो जो है बेसिकली कंपनी जो है ये ट्रंकी प्रोजेक्ट्स लेती है किसी भी कंपनी के लिए। बेसिकली जो है वो उनके लिए सॉल्यूशंस तैयार करती हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सप्लाई करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, इरेक्ट करती हैं। बेसिकली स्टील बिल्डिंग्स जो होती हैं, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर तैयार कर देना। जैसे मान लीजिए कोई भी वेयर हाउसेस हुआ, या कंपनी जो है अभी ज़्यादातर काम जो है अपना डोमेस्टिक ही कर रही है। इनका ऑल इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस है, इनका सब जगह ये काम करते हैं बेसिकली। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और कॉम्पैक्ट ऑपरेटिव इन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये ऑपरेट करते हैं बेसिकली। और इनका काम जो है वो पूरा माने एस्टिमेशन से लेके ऑन साइट इरेक्शन तक है। माने किसी कंपनी को अगर कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए इनसे, तो ये अपने जगह पर उस कंस्ट्रक्शन को करना, माने बेसिकली उस जगह पे एसेस कर रहा, और एसेस करने के बाद एक एस्टिमेट बनाकर कंपनी को सामने फॉरवर्ड करते हैं। और कंपनी से जब ऑर्डर मिलता है तो जाकर ऑन साइट पे प्रोडक्ट्स को अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके स्टील के सारे रॉड्स और कह लीजिए शीट्स सब तैयार करके वो ऑन साइट जाकर उसको पूरा भी कर देते हैं। तो बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। बेसिकली इनके बिज़नेस में दो पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है प्रीफैब बिज़नेस है, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टील के फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते हैं, जिसका इस्तेमाल स्टोर्स पे, डार्क स्टोर्स पे, वेयर हाउसेस पे, फैक्ट्रीज़ पे, कोल्ड स्टोरेजेस पर, इंडस्ट्रियल इनक्लोजर्स पे और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे, तो माने कई तरीके के कंस्ट्रक्शंस का एक्टिविटी होती है। बेसिकली आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे अब कंपनियां जहां मान लीजिए जैसे एक कंपनी का है, कोई बिल्डिंग है उसको बनाना है, तो उसमें जो स्टील का स्ट्रक्चर ये लगा देते हैं, तो उसके सपोर्ट से क्या होता है, वो ब्रिक वर्क और सीमेंट वाला जो काम है RCC वाला, वो सारा काम कम हो गया है। बेसिकली वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है।
उसको ये लोग गार्ड भी कर देते हैं कि विंड का कोई प्रेशर ना बने अंदर। तो पूरे तरीके का एक कंस्ट्रक्शन करने का इनका एक पूरा सिस्टम है। और प्रीफैब बिज़नेस जो है उसमें ये अब सब जगह से इनको ऑर्डर आ रहे हैं, बेसिकली पैन इंडिया बेसिस पे प्रेजेंस है और सब जगह से इनको ऑर्डर आ रहे हैं और ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कंपनी का ये बताना था कि इसमें अगर इसको कंपेयर किया जाए आरसीसी के बिज़नेस से, तो उनका कहना था कि कॉस्टिंग जो है वो करीब करीब 20 से 25% कम हो जाती है इस तरीके के बिज़नेस में। माने जहाँ आपके 100 रुपये खर्चा हो रहे हों, तो वहाँ यहाँ इस बिज़नेस को माने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कराने में खर्च जो है वो 20 से 25% कम हो जाता है, तो जो कि सब्सटेंशियल होता है। और समय की अगर बात करें आरसीसी कंस्ट्रक्शन और इन सब में जो समय लगता है, पीईबी में कंस्ट्रक्शन करने में आधा समय लगता है। माने अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में 6 महीने का वक्त लगना है, तो पीईबी कंस्ट्रक्शन में वो समय आधा हो जाता है, 3 महीने का वक्त लगता है। इनका ये कहना है बेसिकली, जो कि कंपनी के एक अंडरस्टैंडिंग से पता चला। और इनका जो सेकंड पार्ट है वो पैकेजिंग का पार्ट है। पैकेजिंग क्या होता है, इसके लिए शेप मॉड्यूल कर एक आपका ये समझिए ब्लॉक मॉड्यूल्स बनाते हैं। माने कई कई जगहों पे आपको ऐसा लगता होगा जैसे बिल्डिंग में आपको इरेक्ट करना है, साथ में आपने थोड़ा सा पोर्शन स्टील फ्रेमिंग का यूज़ किया साथ में, तो ब्लॉक्स बनाकर तैयार करते हैं जिसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है स्पेस को ढक देने में। आप इसको ऐसे समझें कि माने कोई ऐसी जगह है जिसको उनको कवर्ड कर देना है, एक कवर्ड स्पेस में काम करना है सब तरफ से। अगर 3 साइड से भी कवर्ड करना है उस स्पेस को, तो उसमें क्या होता है, वो ब्लॉक मॉडिकल्स का भी पार्ट लगता है। और ये बेसिकली ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना रही हैं या कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन काइंड ऑफ इस तरीके की। तो उसमें 3 तरफ से 2 साइड से दीवार और पीछे की फ्रेमिंग देकर बाकायदा उस जगह को घेर देना, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बेसिकली। तो ये काफ़ी यूनिक तरीके का है, तो इन्होंने उस पार्ट को भी ये संभालते हैं बेसिकली। इनका ब्रांड नेम जो है वो ईपैक प्रीफैब है। और ईपैक पैकेजिंग बोल के इनका ब्रांड है। इनकी 4 फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में। पहली सबसे बड़ी फैसिलिटी इनकी ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है, जहाँ पर ये पीईवी स्ट्रक्चर और सैंडविच पैनल्स बनाते हैं बेसिकली। और गिलौत राजस्थान में जो है इनकी पीईवी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये उनकी सेकंड फैसिलिटी हुई बेसिकली। और थर्ड जो है इनकी, उसका नाम है मंबट्टू, जो कि आंध्रा में है बेसिकली। वहाँ से क्या है, ये साउथ और एक्सपोर्ट मार्केट पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। और वहाँ से इनका जो पोर्ट है वो भी बहुत नज़दीक है। तो बेसिकली ये उस पार्ट को, सदर्न पार्ट को, और जो एक्सपोर्टिंग मार्केट है इनका, जो सार्क देशों में ये प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, या इनको जो मिडिल ईस्ट और बाहर के जो देशों के जो प्रोडक्ट्स या ऑर्डर्स आने हैं, तो उसके लिए इन्होंने साउथ में जो फैसिलिटी है उस पर भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं बेसिकली। तो इनकी कोशिश ये रहती है। और इन्होंने एडिशनल एक फैक्ट्री स्पेस घेर रखा है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो ग्रेटर नोएडा इनका बिगर एंड बेटर स्पेस है जहाँ पर ये एडिशनल फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। तो इस समय जो है कंपनी जो है पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। और इनके 3 इन्होंने डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर्स क्रिएट कर रखे हैं, नोएडा में और हैदराबाद में और विशाखापट्टनम में। बेसिकली 3 सेंटर्स हैं। नॉर्थ में इनका जो सेल का प्रेजेंस है वो करीब करीब 33% इनको ऑर्डर्स जो है वो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, वेस्ट से 32% और साउथ से जो है वो 23.6% इस समय ऑर्डर आ रहे हैं। और ईस्ट से करीब करीब 11% के इनको ऑर्डर आ रहे हैं। अगर प्रीफैब बिज़नेस का परसेंटेज वाइज देखे जाए तो 84% प्रीफैब बिज़नेस से आ रहा है इनका, और 16% जो है वो पैकेजिंग बिज़नेस से आ रहा है इनका। तो बेसिकली कंपनी जो है वो ये बता रही थी, और ऑन कॉल में जो मैंने डिस्कशंस उनके सुने, तो उनके पास इस समय करीब करीब 916 करोड़ के ऑर्डर बुक है, जिसको वो अगले 7 से 8 महीने में यूज़ करेंगे और ऑपरेट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा कंपनी को इस बार। अगर H1 के बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 46% का ग्रोथ था सेल में। और इनका ये भी बताना था, बड़ी इंटरेस्टिंग जो बातें इन्होंने बताई कि बेसिकली इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए जहाँ पर इन्होंने अपने कंपटीटर्स के साथ काम किया। बेसिकली 2 बिल्डिंग तैयार करनी थी, एक इनको दी गई, एक किसी और को दी गई। तो इन्होंने वहाँ अपना काम करीब करीब 25% कम समय में कंप्लीट कर दिया।
जिसका एडवांटेज इनको मिला बेसिकली, इन्होंने भी सामने अपने कस्टमर को भी ये दिखाया कि देखिए हम कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर देते हैं अपना ऑर्डर, तो वो भी एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। डेफिनेटली उसमें उन्होंने 2 बातें और कही कि उन्होंने मैन पावर ज़्यादा लगाया था, उनका एग्जीक्यूशन और डिज़ाइन मैनेजमेंट ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम किया, तो इसलिए वो ऑर्डर को जल्दी कंप्लीट कर पाए। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपको एटलीस्ट प्रायोरिटी मिलती है ऑर्डर में। अगर किसी कंपनी को जल्दी से जल्दी कोई फैसिलिटी को तैयार करना है तो एक्सपेक्टेशंस यही है, कंपनी भी यही कहती है कि अगर हमको ऑर्डर मिल जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं अगले 1 से 2 महीने के अंदर में उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दें। तो अगर किसी का टाइम फ्रेम बहुत छोटा है या अचानक किसी को एक समझ लीजिए वेयर हाउसेस तैयार करना है और माल रखने की जगह नहीं है, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर रही है कंपनी की पीईवी फैसिलिटी अगर आप डेवलप कर लें तो आपके पास अचानक से माने वो अगर आपके पास स्पेस हो जाए तो आप वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है आरसीसी में मैंने एक बार बना लेने के बाद आप उसमें तोड़-फोड़ करना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन पीईवी में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ अल्टरेशन कराने हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से भी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मार्केट शेयर जो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का है वो सिर्फ 5% है इस समय। तो 5% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ डन ऑन दिस वे एंड उनका ये मानना है कि इसमें हमारे लिए लेग रूम अभी बहुत है, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी की पूरी इंडस्ट्री पीईबी इंडस्ट्री के लिए लेग रूम बहुत बड़ा है, क्योंकि अब लोग सीमेंट और ये कंस्ट्रक्शंस में इतना ज़्यादा समय ना देकर एक वर्क प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं और जितनी जल्दी वो बनकर तैयार हो जाए तो उसका बिज़नेस में ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। बेसिकली आप इसको ऐसा कर सकते हैं, बिज़नेस के लिए अच्छा होगा, वहाँ एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, बिज़नेस काम करना शुरू कर देगा जल्दी से जल्दी। तो बेसिकली जो किसी भी एक्सपेंशन या किसी भी बिज़नेस को करने का जो टाइम लैग है वो कम हो जाता है बेसिकली। तो इन्होंने जो है एक ब्राउनफील्ड स्ट्रक्चरल वो कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं मम्बट्टू में, जो कि आंध्र प्रदेश में है इनका, और उसके लिए एक्सपेक्टेशन है कि Q4 ऑफ 2026 में वो बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब से 2 महीने माने 6 महीने के अंदर में वो बेसिकली वहाँ जो है वहाँ वो कमीशन्ड हो जाएगा, वहाँ से ये अपना ऑर्डर बुक को एक्सपोज कर रखेंगे, माने एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑर्डर बुक को अपने। और एक और फैसिलिटी जो ये तैयार कर रहे हैं गिलगौट राजस्थान में, गिलगौत में, वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है, जिसका कि एक्सपेक्टेशन है कि Q2 ऑफ 27 माने अगले साल सेकंड क्वार्टर के आसपास जाकर वो फैसिलिटी तैयार हो जाएगी बेसिकली। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली उसको ये, और इस समय जो इनका करंट जो कैपेसिटी वो यूटिलाइजेशन है वो करीब 70 to 80% के आसपास खड़ा हुआ है, 85% के आसपास है, जिसमें कि ये प्रोसेस में कुछ डीबॉटलिंग कर रहे हैं, माने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, जहाँ से इनको एफिशिएंसी जो है वो 5-10% वृद्धि में मिलेगी अगले 1-2 क्वार्टर में। तो बेसिकली ये सवाल ज़रूर लोगों ने उठाया कि आप इस क्वार्टर तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल होगा अगले आने वाले अगले क्वार्टर या उसके बाद के क्वार्टर में, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100% को रीच कर रही है। कोई भी कंपनी 100% यूटिलाइजेशन माने यूज़ नहीं कर पाती है, कुछ ना कुछ तो पोर्शन उसका रह जाता है। तो बेसिकली होता यही है कि इनका ये कहना था कि हम डीबॉटलिंग ऑलरेडी 3-4 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं, उसका फ़ायदा हमको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन हम जो अभी हमारे पास 916 करोड़ के ऑर्डर इस समय जो हैं, 920 करोड़ 916 करोड़ का ऑर्डर है, सॉरी मैंने 920 कहा था, 916 करोड़ के इनका जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 7 से 8 महीने के उनका ऑर्डर बुक जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली इनका ये मानना है कि करंट उनका मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में 5% के आसपास का है, और वो टारगेट कर रहे हैं कि 10% मार्केट शेयर वो गेन करेंगे यहाँ से। और वो ये बता रहे थे कि H1 में माने हाफ ईयर ऑफ द 25-26 माने पहले के शुरू के 6 महीने में जो ऑर्डर बुक है वो 45% ही इनका सेल का पार्ट बनता है। माने अगर कहा जाए कि 100 रुपये की सेल है तो उसमें से 45 रुपये का सेल फर्स्ट हाफ में आता है और 55 रुपये का सेल जो है वो सेकंड हाफ में आता है। तो उनका ये कहना था कि हमारे Q3 और 4 के नंबर्स ज़्यादा बेहतर होंगे, वहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास होंगे और हम उनको तेज़ी से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे।
तो बेसिकली कंपनी का जो है, इसमें अगर देखें तो कंपनी काफ़ी बुलिश थी अपने इस टोन में। उनका ये कहना था कि उनके जैसा कोई नहीं है इस समय इंडस्ट्री में जो इतनी तेज़ी से ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा हो। उनका वर्कफोर्स बहुत ज़बरदस्त है, उनकी डिज़ाइन मैनेजमेंट बहुत तेज़ है और वो जल्दी से जल्दी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं। आशिक ग्लास फैक्ट्री हुई, और उन्होंने बताया कि उन्होंने एलजी के लिए भी वो काम करते हैं। बेसिकली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके पैकेजिंग का सेल आता है 50-60%। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और भी कई कंपनियों के लिए उन्होंने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। प्रीमियर एनर्जी है जो कि सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। वो शायद अपनी 1-2 फैक्ट्रियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शायद साउथ में कहीं है और एक गुजरात में है। तो उन दोनों के लिए भी पीईबी कंस्ट्रक्शन जो है वो ये कंपनी कर रही है। तो उनका ये कहना था कि डाटा सेंटर, पीईबी माने सोलर कंपनी और जितने भी इस तरीके के वेयर हाउसेज़ और डार्क स्टोर्स वाले हैं, उनकी तरफ से इनको कंटिन्यूस इंक्वायरीज़ आ रही हैं और ये बड़े ऑर्डर हो रहे हैं। एक 1.5 लाख स्क्वायर फीट का कोई ऑर्डर था जिसको इन्होंने बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया। इन्होंने बताया कि इन्होंने 25% समय कम लिया वहाँ, जहाँ पर वो काम करने में इन्होंने तय किया था कि ये 8 दिन से 9 दिन लगेगा। इन्होंने 6.5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दिया था। तो ये बता रहे थे कि मैंने हमारा एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने उसको टाइम रहते ही कंप्लीट कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने एफिशिएंटली काम कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस समय पूछा गया कॉन कॉल में कंपनी से कि आपका जो डिमांड जो है इस क्वार्टर में वो कहाँ से ज़्यादा आप देख रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमको साउथ इंडिया से ज़्यादा ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं है उनका, पूरे सेल में करीब 1-1.5% के आसपास है, जो कि बहुत छोटी इंक्वायरीज़ आती हैं और छोटे ऑर्डर्स आते हैं जो कि नेपाल, भूटान और सार्क नेशन से आते हैं, जहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। अभी एक्सपोर्ट मार्केट में ये मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं, जहाँ से इनको ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से कुछ इनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हालांकि इनका ये मानना है कि अभी हमारा फोकस जो है वो पैन इंडिया बेसिस पे है। पैन इंडिया में पहले हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेना चाहते हैं, क्योंकि लेग रूम, इनका कहना है कि इसमें इंडस्ट्री में अभी लेग रूम बहुत है। तो लेग रूम पहले इसको कवर अप किया जाए। इंडिया का जो है यहाँ पर अभी सेल की ग्रोथ और सेल जितना मिलना है, यहाँ पर जो इनको ऑर्डर्स यहाँ से मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशंस जो कर रहे हैं, पहले इनका फोकस यहाँ है। यहाँ ये अपना मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट डबल कर देंगे अपना मार्केट शेयर। एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी। करंट कैपेसिटी जो है बेसिकली वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स, सोलर रिन्यूएबल और डाटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स पे इनका ज़्यादा जोर है। बेसिकली इन कंपनियों से ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं इनको। और करंट कैपेसिटी जो है वो 133 MMTPA की है, और जिसको बढ़ाकर 1,70,000, तो ऑलमोस्ट उसमें अगर आप देखें तो वहाँ जो ग्रोथ आ रही है वो करीब करीब 20 से 22% के आसपास की ग्रोथ ला रही है। और 160 करोड़ जो IPO में थे, जिसमें से कि इन्होंने 58 करोड़ मंबट्टू के लिए और 102 करोड़ गिलौत राजस्थान के लिए ये एग्जीक्यूट करने के लिए लगा रहे हैं। तो कंपनी का बेसिकली यही कहना था कि हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी हमने लोन अपना चुका दिया है। IPO से जो पैसा इनको मिलना था, जिससे इनको लोन चुकाना था, इन्होंने ऑलमोस्ट 70 करोड़ का एक लोन चुका दिया है। और बेसिकली यही मानना था, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं FDs में, जिसके थ्रू एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो इनका थोड़ा बहुत भी ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है फिनेंस कॉस्ट के बेसिस पे, वो माने सबसाइड हो सकता है। माने आने वाले 6 महीने 1 साल में ये उम्मीद कर रहे हैं कि FD का जो रिटर्न इनका बनेगा बेसिकली, उस पर इनको रिटर्न ऑलमोस्ट जो फिनेंस कॉस्ट जो है वो उससे सेल्फ एडजस्टेड हो जाएगा, बेसिकली ये कहना चाह रहे थे इसमें। तो अगर नंबर की बात करें इस क्वार्टर की, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, तो पिछले साल सेम क्वार्टर सितंबर महीने के पिछले साल 2024 में जो इनका सेल था वो करीब करीब 268 करोड़ का सेल था। माने जो ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किए वो 268 करोड़ के थे। इस साल उन्होंने करीब 434 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, तो ऑलमोस्ट 166 करोड़ का ग्रोथ है वहाँ पर। 60%, ऑलमोस्ट 60% का सेल ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 12% है। कंपनी का कहना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हमारा 10.5 से 11.5% के बीच में रहेगा, तो वो तो ऑलरेडी अचीव्ड होता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में। तो लेकिन उनका ये कहना है कि इस क्वार्टर में जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, हो सकता है आने वाले क्वार्टर में थोड़ा कम लगे, लेकिन इन्होंने गाइडेंस अभी भी 10.5 से 11.5 का ही दे रखा है। और इनका ये मानना है कि इस समय जो इनके पास ऑर्डर बुक है 916 करोड़ की, इसको एग्जीक्यूट करने में 7 से 8 महीने का इनका ऑर्डर बुक कंप्लीट है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 1 साल भर के लिए कि ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर आ जाएंगे या आने वाले हैं इन द मीन टाइम। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट जो है पिछले साल सेम क्वार्टर सितंबर में 14 करोड़ था। इस साल उसी सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो है वो 29% है, 29 करोड़ है, सॉरी 29 करोड़ है। 14 करोड़ से 29 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया बेसिकली। जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है कम से कम 100% से ग्रो कर रही है। तो ये दिखाता है कि कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज पे काम कर रही है इस समय। उनका जितने ग्रोथ बढ़ रही है उससे तेज़ी से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बेसिकली उनका कॉस्ट पे जो है उस कंट्रोल आ गया। कॉस्ट कंट्रोल होने से ही आप ऐसी चीज़ मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये देखकर तो सही लग रहा है कंपनी का। बाकी बात जो कंपनी में कुछ एक चीज़ें पूछी गई, जैसे इनका जो मेन प्रोडक्ट होता है या रॉ मटेरियल होता है, जो इनका मेन कॉस्ट होता है वो स्टील होता है, उसको लेकर सवाल उठा कि आप इसके प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपको क्या और चीज़ें लग रही हैं जिसकी वजह से बिज़नेस ख़राब हो सकता है या क्या हो सकता है। तो इनका ये कहना था कि अभी तो ऐसा हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि हमारा इसमें प्रॉब्लम आएगी। और बेसिकली जो रॉ मटेरियल को लेके बात उठी है, स्टील को लेके, उसके संबंधित कंपनी का यही कहना था कि हम बेसिकली जो है वो इसमें अपना हेजिंग करते हैं, प्रॉपर हेजिंग को मेंटेन करते हैं। तो हमारा जो कोई भी ऑर्डर आता है उसको हम अगले ऑर्डर आने के अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉपर हेजिंग का जो है वो वीकली बेसिस पे ये ऑर्डर बुक करते हैं। और साथ ही साथ ये वो कमोडिटी है, इसको वो MCX में जाकर माने हेज भी करते हैं ऑन दैट सेम बेसिस। तो वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली 1 से सवा महीने के लिए हमको हेज करना पड़ता है, 40 से 45 दिन, क्योंकि हम जब हेज करते हैं तो उसी बेसिस पे करते हैं, और हम जब कोई ऑर्डर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसी पीरियड के बीच में करते हैं। तो उनका कहना है कि 3 महीने तो हम एक ऑर्डर को लेने और एग्जीक्यूट करने में समय लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि उस पीरियड में हम उस पूरी हेजिंग को कंप्लीट कर लें। तो उनका कहना है कि इसकी वजह से कोई ग्रॉस मार्जिन में कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वो साइड जो है बेसिकली हेजिंग का उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम उधर वो साइड हमने कवर कर रखा है। और इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नई जिनको जल्दी से जल्दी अपने फैक्ट्रीज़ को कंप्लीट करना है या बनाना है, या वेयर हाउसेस चाहिए या लॉजिस्टिक्स सेंटर चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, जिन को भी, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और वाइबल ऑप्शन है। और जल्दी से जल्दी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है और माने रेडी टू गो होता है बेसिकली सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियां इनको ऑर्डर दे रही हैं और इनको अपने आने वाले क्वार्टर में अगले 3 से 6 महीने में इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस हैं। और इनको ये लगता है कि अगले 18 से 24 महीने तक ये अपने माने इस लेवल को मेंटेन करके चलेंगे। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट शेयर 10% का गेन करें। तो बाकी बात सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी कंपनी के बारे में। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक नया बिज़नेस है, इसको ट्रैक करें, इसको देखें, आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर करें। कोई ऐसा स्टॉक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं, कोई ऐसा है कंपनी जिसकी एनालिसिस करके दूं। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब तक डिटेल में चीज़ को समझ ना लूँ तब तक आपको बताऊं नहीं। और अगर आपको मेरी इस पूरे डिटेल वीडियोस में कुछ ना समझ में आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से रिपीट करके देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं वैसे कोशिश करता हूं कि बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूं, और कोई मैसेजेस आते हैं अगर मैं उस पर भी रिप्लाई बैक करता हूं। तो कोशिश यही रहती है कि एनालिसिस कंप्लीट रहे और कोई ऐसी बात ना कहूँ कि जो मैंने किसी को कोई फिनेंशियली किसी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वैसे भी मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। नए बिजनेसेस हैं, नए बिजनेसेस को ट्रैक करते चलना है। हर बिज़नेस को ट्रैक करिए, अपॉर्चुनिटीज़ वहीं हैं। और मार्केट में जब तक अपॉर्चुनिटीज़ हम नहीं खोजेंगे
जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं बेसिकली इनका एक और मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, इन्होंने एक शब्द का बड़ा कई बार इस्तेमाल किया अपने उस पूरे कॉन कॉल में, डिसरप्शन। दे क्रिएट दैट डिसरप्शन इन द इंडस्ट्री। उनका ये कहना है कि हमने पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। तो मैंने एक इस पर भी एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे कि डिसरप्शन क्या होता है। अगर कोई कंपनी डिसरप्ट कर देती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, तो फिर वो ग्रोथ ड्राइवर होती है अपने पूरे की पूरी इंडस्ट्री में। तो मुझे इनकी ये बात एक बहुत अच्छी लगी, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा मैनेजमेंट। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, काइंडली आप पूरे एनालिसिस को देखें, समझें, सीखें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।